बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने बेसिकली उसकी सिग्निफिकेंस को देखा था, हमने उसकी पीडीएफ देखी थी और उसके बाद फिर हमने उसका मीन, वेरिएंस और स्प्रेड की डिफरेंट वेरिएंस की डिफरेंट वैल्यूज़ का इम्पैक्ट, उसकी मीन की डिफरेंट वैल्यूज़ का इम्पैक्ट। फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो उसकी सीडीएफ और पीडीएफ दोनों को देखा, परसेंटाइल्स को देखा था, जी अल्फ़ा नोटेशन और जी क्रिटिकल वैल्यूज़ को देखा था। और इसके अलावा बहुत सारा काम जो हमने जो आपका आर के साथ हो सकता है, उस चीज़ को हमने देखा था। अभी आज के लेक्चर में हम लोग जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आज के लेक्चर में जो डिस्कस होंगी वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि लेट्स से उनकी सिग्निफिकेंस अब ये कंप्यूटर्स के आने के बाद जो है वो कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज़ विद कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर स्पेशली जो लाइक ये जिस तरह हमारे पास आर हम जिस तरह यूज़ करते हैं या पाइथन है या फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट किस्म के पैकेजेस और सॉफ्टवेयर टूल्स जो हैं जो अब अवेलेबल हैं स्टैटिस्टिक्स के, उनके आने के बाद से अब बहुत सारी लिमिटेशंस जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। हम लोगों को चीज़ें की कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान हो गई है। जो पहले स्टैंडर्ड चार्ट्स टेबल्स जो है वो बने होते थे, लेट्स से स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, बाइनोमियल के डिस्ट्रीब्यूशन के चार्ट्स होते थे, टेबल्स होते, सॉरी चार्ट्स कह रहा हूँ, टेबल्स होते जैसे कि लॉग टेबल्स होते हैं। तो उन टेबल्स के अंदर से हमेशा ये चीज़ जो है ना निकाली जाती थी या स्टडी की जाती थी, और तो उसके लिए हमारे पास लिमिटेशन थी कि लेट्स से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल के होते थे, सीडीएफ और सीडीएफ वगैरह के जो है वो सारे टेबल्स थे। तो अब जो है विद सॉफ्टवेयर लाइक आर, अब आपको हर किसी भी उसको जो है ना अब ज़रूरत नहीं है अब आपको उसको ट्रांसफॉर्म करने की इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल। जो जो भी आपको मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दी हुई है उसके साथ भी अब आप जो फंक्शंस हैं जो कि मैंने लास्ट उसमें इंट्रोड्यूस भी कराए थे, तो उनको यूटिलाइज़ करके लाइक पी नॉर्म, क्यू नॉर्म या आर नॉर्म के ज़रिए आप वो सारा कुछ अचीव कर सकते हैं विदाउट गेटिंग चेंजिंग इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हाउएवर आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे बहरहाल कि किस तरह से हो सकती हैं, किस तरह से की जाती हैं, आगे भी नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर भी लेट्स से कुछ आप इनका यूटिलाइजेशन देखेंगे। और बहुत ज़्यादा इनकी जो वो यूटिलाइजेशन है अब नहीं रही, बिकॉज़ ऑफ कि अब जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो इस कदर आम हो गए हैं और स्पेशलाइज नहीं रहे हैं, ओपन सोर्स हो गए हैं और कंप्यूटेशनल पावर जो है वो बहुत बढ़ चुकी हुई है। लाइक फॉर इंस्टेंस लास्ट लेक्चर में मैंने आर नॉर्म के ज़रिए 50,000 रैंडम नंबर्स, नॉर्मल रैंडम नंबर्स, रैंडम नंबर्स जनरेट किए थे। तो और वो विद इन नो टाइम, लाइक विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई जो है आपके पास 50,000 रैंडम नंबर्स जनरेट भी हो गए, उसके ऊपर चीज़ें का कैलकुलेशन भी हो गई। इवन 1 मिलियन नंबर्स, रैंडम नंबर्स जनरेट करना भी एक नॉर्मल लैपटॉप के लिए अब आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है यूजिंग दीज पैकेजेस लाइक आर। सो इन सब फैसिलिटीज़ की वजह से, इन सब सहूलतों की वजह से अब ये जो हम बहुत सारा काम जो हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते थे, अप्रॉक्सीमेशंस करते थे टू ऑन टू सम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसका इतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं रहा। एनीवेज हम ये कुछ टॉपिक्स जो हम भी कर रहे हैं लाइक नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें फ़र्स्ट है
हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख ली थी। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने देखा था कि उसमें आपका म्यू जो है वो ज़ीरो है और सिग्मा जो है वो 1 है। सो अदर देन दीज वैल्यूज़, अगर इन दोनों वैल्यूज़ के अलावा वैल्यूज़ हों तो इसका मतलब है वो नॉन स्टैंडर्ड लेट्स से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉन स्टैंडर्ड क्या उसका मीन और वेरिएंस जो है वो 0 और 1 नहीं है। और अगर जो है लाइक यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है, इफ़ एक्स एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन सिग्मा, तो अगर उस वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो है नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू जी। ओके, एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंटू ज़ी। ज़ी आपको पता है कि वो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है। बाय दिस फार्मूला कि आप उसके अंदर से आप एक्स में से यू विल सब्ट्रैक्ट द म्यू। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे म्यू को तो डेफिनेटली वो आपको सेंटर ज़ीरो उसकी तरफ आ जाएगा उसका, और जो सिग्मा है उससे आप जो स्केलिंग पैरामीटर है उससे आप उसको डिवाइड करेंगे तो दिस वुड ट्रांसफॉर्म अ रैंडम वेरिएबल x इनटू अ स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन जिसके ज़रिए से आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल। और जो प्रोबेबिलिटी है जो कि लेट्स से पहले हमने डिफाइन की थी, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर a एंड इज़ लेस देन इक्वल टू सम नंबर b वेयर a इज़ ग्रेटर देन b इज़ ग्रेटर देन a। तो अब हम लोग इसको लाइक फॉर इंस्टेंस हमने x को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू z। अगर हमने इसको z में ट्रांसफॉर्म किया लाइक z यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो a में से अगर आपने माइनस करना होगा म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और b में से। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रांसफॉर्म x इनटू z, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो राइट और लेफ़्ट साइड पे जो इम्पैक्ट आएगा वो आपको यहाँ पे मिल गया। और आपको ये भी पता था कि ये बेसिकली आप निकाल सकते थे थ्रू CDF, मतलब आप इसको f ऑफ b माइनस f ऑफ a के ज़रिए निकालते थे, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सो f ऑफ b माइनस f ऑफ a यहाँ पे अब चूँकि इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के केस में हम इसको फ़ी लिखते हैं, फ़ी ऑफ whatever here b minus mu over sigma minus phi of a minus mu over sigma. So this is how you calculate। अगर आपके पास एक नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल के ज़रिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस या इसका मतलब क्या है कि जो लेट्स से इफ़ दिस इज़ ए सिंपल, ये जो ए है ए का ये ए है पॉइंट, तो ये सारा उसका CDF जो उसका देता है आपके पास एरिया, राइट। सो दिस इज़ f ऑफ a जो कि रेड में शो हो रहा है, और ये एक नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बाय इट्स पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा स्क्वायर जो है यहाँ डिनोट की जा रही है, उस म्यू जो है उसका मोड है। अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म कर दें तो यहाँ पे a जो है a की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज़ रैंडम वेरिएबल x, दिस इज़ रैंडम वेरिएबल z इंटू a माइनस म्यू और सिग्मा, राइट। सो ये हो जाएगा, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल जो है 0 1 जो है कर्व नज़र आ रहा है आपको। प्रपोजिशन जो है जो पर डिस्कस की गई वो ये कहती है कि दिस एरिया जितना भी है यहाँ पे ये जो सारा ये रेड से डिनोट किया गया है एट दिस पॉइंट ए,
राइट। सो ये एरिया जो है इट्स सेम एज दिस एरिया, ओके, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जितना एरिया ये है अप टू ए, ये एरिया और दिस एरिया ए माइनस म्यू और सिग्मा इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ये जो है दे आर ऑल द सेम। सो दिस इज द प्रोपोजिशन। ये वो चीज़ है जो कि हमें हेल्प करती थी यू टू यूज़ दी टेबल्स जो हम लोग होते थे, ये अभी भी होते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड नॉर्मल कि CDF के लिए अलग से टेबल्स होते हैं। आपकी बुक के अंदर भी अपेंडिक्स, आई थिंक अपेंडिक्स 3 है शायद, जिसके अंदर ये सारे टेबल्स जो है वो मौजूद हैं। और हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग पी नॉर्म, राइट। सो पी नॉर्म अगर हमारे पास अगर म्यू और ये वाला कर्व है तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। हम यहाँ पे इसको पी नॉर्म ए देंगे और म्यू देंगे और सिग्मा देंगे, तो हमारे पास जो है इनके दिस विल बी मीन इज इक्वल टू दिस और स्टैंडर्ड डेविएशन, yes, ST is equal to, sorry, ST is equal to sigma। so ये आप इसको देंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा। और अगर आप इसके अंदर ये निकालना चाह रहे हैं दूसरे जो राइट साइड के ऊपर है, जो राइट साइड पे है, तो उसके लिए आपका यूज़ हो जाएगा पी नॉर्म ए माइनस म्यू ओवर सिग्मा बस। तो ये आपके पास, तो आप यू विल फाइंड कि ये दोनों बिल्कुल सेम आपके पास जो है ना वो आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक करके देख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विद म्यू लेट्स से 10 और सिग्मा लेट्स से 2, ओके। सो और ए जो है से हम उसकी ए जो है हम अस्यूम करते हैं कि हम उसका निकालना चाहते हैं 13, ए इज़ इक्वल टू 13, ठीक है। सो अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो विल गो टू आर। सो आर के अंदर मेरे पास हो जाएगा पी नॉर्म, ए हमारे पास 13 है, मीन इज इक्वल टू पी नॉर्म मीन इज इक्वल टू 10 और ST इज इक्वल टू 2। तो अब आपके पास 0.9331928 आ गया। सो हमारे पास f ऑफ a आता है 0.933 समथिंग। okay, अब हम इसको चेंज करते हैं इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो हमारे पास इसका z का बनेगा 13 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास बन जाता है 3/2, राइट। सो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल की फॉर्म में आपके पास जो है ना वो बन गया। तो अब हम 3/2 के हिसाब से जो है ना उसको कैलकुलेट अगर करें तो पी नॉर्म, सो दिस इज़ 3/2 और मीन और वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन यू हैव सीन कि एग्जैक्टली वही जो है आपके पास पी नॉर्म जो है वही CDF उस हिसाब से बनाए। सो दे वन द सेम। आप इजीली पी नॉर्म के ज़रिए, यू डोंट नीड टू ट्रांसफॉर्म इट टू, अभी आप कोई भी काम कर रहे हो आप इसी के थ्रू एग्जैक्टली वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउएवर दिस इज़ हाउ आप जी स्कोर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब आजकल इसकी इतनी इम्पोर्टेंस रही नहीं है। सो ये वही चीज़ है जो यहाँ पे बयान की गई है कि अगर हमारे पास ये कर्व है, नॉर्मल कर्व, नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू 1.25 और सिग्मा 0.46। सो अगर हम
म्यू 1.25 के अराउंड हम देखना चाहते हैं, 1 से 1.75 के दरमियान जो है हाउ मच probability is there। तो 1 को हमने ट्रांसफॉर्म किया into this, तो ये बेसिकली क्या है, a माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा। a जो है आपके पास 1 है, म्यू आपके पास 1.25 है और सिग्मा आपके पास 0.46 है। सो इट बिकम्स -0.54 और इस तरह से ये आपके पास जो है b 1.75 माइनस 1.25, so this is 1.75 minus 1.25 divided by 0.46, so it becomes 0.09. So this is saying that this probability, this area under the curve above this interval, 1 to 1.75, is same as this area जो कि standard normal के अंदर है, between -0.54 and 1.09. So this is your z curve and this is your normal distribution का आपका curve है with mu 1.25 and sigma 0.46. Right, so बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर एक चीज़ हम अगर देख लेते हैं कि अगर हम पी नॉर्म लेते हैं बिटवीन 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए हम लेना चाह रहे हैं और हम लेट्स से -1 लिखते हैं तो 0.1586। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि अगर मेरे पास दिस इज़ अ जी कर्व, यानी कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, so this is 0, okay। so ये लेट्स से हमारे पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सिग्मा है हमारा which is equal to 1 और this is सिग्मा में this is -1। alright, so अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा इन दो इस इंटरवल में हमारे पास टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, so this will be phi of 1 minus phi of -1। so ये अगर हमने कैलकुलेट करना है तो it will be phi of 1 minus phi of -1, so it comes out to be around 68.683 आपके पास, यानी 68.3% जो है ना आपके पास आ जाता है। so it comes to be, so ये आपके पास होता है 0.683, okay। so this area is total जितना भी area under the curve है, so this is 0.683, ठीक है। इसी तरह से आप फी ऑफ के अगर आप 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस के दरमियान देखना चाहते हैं कि कितना एरिया अंडर द कर्व आ जाता है, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं, तो उसमें हम कितना नज़र आता है हम लोगों को एरिया अंडर द कर्व। सो वो हम अगर देखना चाहते हैं तो हमारे पास निकलेगा यहाँ पे पी नॉर्म 2 माइनस पी नॉर्म -2, sorry, so 0.95449, तो 0.954 जो है आपके पास गिवन जो है ना ये आता है 0.954, so this is, so 0.954 जो है आपके पास बेसिकली एरिया अंडर द कर्व आपके पास आता है। so ये सम अप होता है इनटू दीज, ये जो रफ हमारे पास, सॉरी okay if the population distribution of a variable is approximately normal case में भी है, roughly 68% of the values are within 1 standard deviation of the mean, okay। why? because हमने ये कहा कि अगर let's say normal distribution है तो ये this is 1 standard deviation, let's say 1 or this is -1, so ये standard है let's say,
तो इसका मतलब ये है इफ़ द एरिया अंडर द कर्व जो है बेसिकली ये दिस इज़ एरिया अंडर द कर्व, इसका मतलब ये एरिया अंडर द कर्व तभी बनता है जब बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इधर लाई करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कल ये दिखाया था, राइट, ये मैंने जब आर नॉर्म 50,000 जनरेट किए थे तो हमारे पास इस तरह का तो इसका मतलब क्या है, इन बीच में जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स हैं तो इनका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ लाया करें। 50,000 में से लेट्स से 10,000 वैल्यूज़ जो है ना वो 10 और 20,000 वैल्यूज़ वो इधर लाया करें, 10 और 20,000 रैंडम वेरिएबल्स इधर लाया कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो इन एरिया से, तो कितने परसेंट वैल्यूज़ जो हैं वो इस एरिया में लाया कर रहे हैं। सो इट्स लाइक 68% जो है वैल्यूज़ जो हैं डेटा की वो इस एरिया में लाई कर रही हैं। सो ये हमारे पास कुछ थंब रूल्स हैं कि अगर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो और किसी भी जो भी डाटा है तो रफली 68% ऑफ द वैल्यूज़ जो हैं वो वन स्टैंडर्ड विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन, यानी कि ये मीन था आपका, दिस वाज योर मीन, तो दिस वाज योर वन स्टैंडर्ड डेविएशंस अवे, तो विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशंस जो है ना आपके 68% वैल्यूज़ जो हैं वो लाया करेंगे। और 95% वैल्यूज़ जो हैं वो हमने जब फ़ी टू करके निकाला था माइनस फ़ी ऑफ -2 तो आपके पास 0.954 आया था। रफली 95% वैल्यूज़ आर विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द मीन। और अगर हम ये 3 करके निकालते हैं तो रफली 99.7% वैल्यूज़ जो हैं दे आर विद इन द 3 स्टैंडर्ड डेविएशंस। सो स्टैंडर्ड डेविएशंस की सिग्निफिकेंस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, कि अगर आप सिग्निफिकेंस ये है कि आपने ये देख लिया कि अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इस इंटरवल के अंदर आपके पास लेट्स से 68% वैल्यूज़ जो है ना वो यहीं पे लाया करती हैं, ठीक। और अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस कर लेंगे तो ये 95% के अराउंड हो जाएंगे। सो ये चीज़ इंट्यूशन बिल्डअप करने के लिए अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक डेटा सेट आया, लेट्स से उसके अंदर 200-250 वैल्यूज़ हैं, आपने उसको प्लॉट किया, आपने उसको देखा और उसके समरी स्टैट्स लिए, आपको म्यू और सिग्मा मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मिल गया, और आपने कहा कि हाँ ये रफली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो इसका मतलब है कि तकरीबन जो 68 to 70% वैल्यूज़ जो हैं विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना आपको मिल रही होंगी। इसी तरह से आगे आगे जब आप जाते रहें। ओके, सो ये चीज़ थी हमारी अबाउट नॉन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस और कैसे उसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है और कितनी परसेंटेज जो है वो विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो लाई करती है। अब बेसिकली हम लोग कुछ अप्रॉक्सीमेशंस देखेंगे। लेक्चर के शुरू में मैंने ये बताया था कि ये अप्रॉक्सीमेशंस पहले इम्पॉर्टेंट थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब शायद इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हैं, और उसकी मेन वजह यही है कि सॉफ्टवेयर की वजह से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई हैं। और हम देखते हैं इसको क्विकली, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट पॉपुलेशंस की आपस में, कि हम किसी भी डिस्क्रीट पॉपुलेशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले जो टॉपिक है जो कि समझने की ज़रूरत है वो है कॉन्टीन्यूटी करेक्शन का। कॉन्टीन्यूटी करेक्शन क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में कॉन्टीन्यूटी करेक्शन इज़ एन एडजस्टमेंट दैट इज़ मेड व्हेन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अप्रॉक्सीमेटेड बाय अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि आप ये बेसिकली सयान कलर है उसके अंदर आपके पास डिस्क्रीट जो है सारी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद थी, आपने अगर उसको अप्रॉक्सीमेट करना है विद दिस रेड कर्व, ये जो रेड कर्व है यानी कि ये नॉर्मल कर्व है, सो इससे अगर आपने इसको अप्रॉक्सीमेट करना है तो यू नीड टू डू सम कॉन्टीन्यूटी करेक्शन। और कॉन्टीन्यूटी करेक्शन कैसे होती है उसकी एग्जांपल जो है लेफ़्ट साइड के टेबल में दी हुई है, कि इफ़ फॉर एग्जांपल आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 है तो कॉन्टीन्यूस में या तो आप सिर्फ 6 के ऊपर जो है ना आप डिस्क्रीटली ले सकते हैं कि 6 के ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको मिलेगी व्हेन रैंडम वेरिएबल वैल्यू x इज इक्वल टू 6। और एक्सक्यूज़ मी, ये जो कॉन्टीन्यूस के केस में आप
यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ अ सिंगल वैल्यू अगर आप लेंगे तो आपके पास उसकी प्रॉबिलिटी जो है वो ज़ीरो आएगी। और लेकिन आप बेसिकली कॉन्टीन्यूस में जो कॉन्टीन्यूटी करेक्शन लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, यू विल टेक द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 5.5 एंड 6.5। सो ये वो इंटरवल है 5.5 और 6.5 का, जिसके अंदर आप इसको अस्यूम करेंगे while taking the probability। And like x is greater than 6 अगर है तो it will be x greater than 6.5 है, and because वही rounding off वाली बात है 6.5 and above are rounded to 7, 6.4 is rounded to 6, so that's why हम यहाँ पे इसको 6.5 तक इसको round off कर देते हैं। अगर x लेस दैन इक्वल टू 6 है तो x वुड बी लेस दैन 6.5, लेस दैन 6 है तो 5.5, और ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 है तो ग्रेटर दैन 5.5। सो दैट्स हाउ यू अप्रॉक्सीमेट। और यहाँ से आप कंटिन्यूटी की करेक्शन जो है बेसिकली आप इस तरह से लगाते हैं, और ये चीज़ इस ग्राफिकली आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि अगर आपने ये बेसिकली इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का डिस्क्रीट में से लेना है विच इज़ एट 8, सिर्फ 8 के ऊपर है, तो आप बेसिकली इस रेक्टेंगल के एजेस जो हैं जिस तरीके से यहाँ पे समझाने के लिए बनाएंगे कि बिटवीन 7.5 एंड 8.5 जो है ना, आप वो उसकी अगर आपने इसको अप्रॉक्सीमेट किया है विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, विद द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ये एरिया जो है ना बेसिकली आपके पास दिस इज जो आपकी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो देगा। सो दिस इज हाउ दैट यू डू द कंटिन्यूटी करेक्शन। अब हम देखते हैं कि अगर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट पॉपुलेशन, अगर हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल से अप्रॉक्सीमेट करना हो तो व्हाट डू वी डू और व्हाट स्टेप्स डू वी टेक। सो अगेन मैंने आपको कहा ये नीचे नोट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अप्रॉक्सीमेशन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन नाउ बिकॉज सॉफ्टवेयर कैन नाउ कैलकुलेट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज exactly for quite large values of n. Previously this was not possible, but nowadays this is possible, so अब इसकी इतनी significance रही नहीं है। So अगर हमने इसको अप्रॉक्सीमेट करना हो तो हमें पता है कि बाइनोमियल के जो है हमारे पास ये पैरामीटर्स n है और p है। n is the total number of experiments और p is the probability which is constant for each trial। तो ये कहते हैं यह कि let x be a binomial random variable जिसको कि हमने approximate करना है with normal based on n trials with success probability of p। Then if binomial probability histogram is not too skewed, so this is important कि अगर वो बहुत ज़्यादा skewed नहीं है, like for example this not too skewed का मतलब ये है कि let's say वो ये इस तरह से आपके पास ज़रा सा इसको ज़्यादा स्क्यू कर देते हैं, इस तरह से स्क्यूड है या इस तरह से स्क्यूड है। अगर ज़्यादा स्क्यूनेस नहीं है उसके अंदर तो फिर यानी कि इस तरह से more or less symmetric है। So it can be, if it is not too skewed, then this x can be approximately x has approximately a normal distribution with mu is equal to np। आपको याद होगा कि mu जो है उसमें expected value of x जो है हमने निकाली थी that was equal to n times p, और ये q जो है q was equal to 1 minus p। तो सिग्मा जो है स्क्वायर रूट और वे जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन वो निकली थी स्क्वायर रूट ऑफ एन पी 1 माइनस पी या क्यू इसको हमने लिखा। सो अगर हम म्यू और सिग्मा ये यूज़ कर लें तो हम उसको इन पैरामीटर्स यानी म्यू और सिग्मा को एक नॉर्मल के पैरामीटर्स में यूज़ करें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स में यूज़ करें, सो दैट वुड बी अ गुड अप्रॉक्सीमेशन अगर बहुत ज़्यादा स्क्यूनेस उसके अंदर मौजूद नहीं है। सो दैट इज़
approximately the same as area under the normal curve to the left of x plus 0.5 y 0.5. ये वो continuity correction है जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखी थी. So you can see कि distribution binomial है जो कि ये rectangles जितने भी बने हैं उनके ज़रिए शो हो रही है histogram में, जिसमें n 25 है और probability 0.6 है, और जो ब्लू है बेसिकली वो हमारे पास नॉर्मल 15 और 2.499. सो यू कैन सी कि कितना क्लोजली अप्रॉक्सीमेशन जो है वो उससे मीट करती है. एक थंब रूल जो है वो ये है कि अगर अप्रॉक्सीमेशन वुड बी गुड अगर एन पी जो है n टाइम्स p जो है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड n टाइम्स q इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 10. अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो दिस वुड बी अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, अदरवाइज शायद ये इतनी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो ना हो. ये हमारा जो है टॉपिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं. हमने काफ़ी डिटेल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो देखा है. कुछ और चीज़ें भी की जा सकती हैं, बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि और या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के आने के बाद से अब उसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं रही है. जो भी पहले से अप्रॉक्सीमेशन या परसेंटाइल से रिलेटेड भी हम लोग जो बहुत सारे काम पहले करते थे वो अब हमें उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है. So we conclude our normal distribution here and we continue on to the next distribution, continuous distribution, which is the exponential distribution. All right. So exponential distribution जो है it's a important again distribution, और इसका basically definition जो है PDF जो है वो किस तरह से दी जाती है कि x is said to have an exponential distribution with the parameter lambda, single parameter होता है इसका lambda. If the PDF of x is lambda e raised to power minus lambda x if x is greater than or equal to 0 for all x greater than or equal to 0. So ये जो है ये नेगेटिव साइड पे डिफाइन नहीं है. ये वो हमारी जो ये वाली है डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव साइड के ऊपर, पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर जो है ये डिफाइंड है, नेगेटिव के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है. म्यू जो है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो 1/λ है, और सिग्मा स्क्वायर जो है वो 1/λ स्क्वायर है. सो सिंपल सी बिल्कुल इसकी जो है वो डेफिनेशन है. और इसका जो CDF है वो जब हम इसको CDF आपको पता होगा कि आप PDF को -∞ या इस केस के अंदर 0 से अप टू वैल्यू x जो है y से कर देते हैं. सो दिस इज़ योर PDF. सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये इट्स एन ईजी इंटीग्रेशन जो कि आपके पास लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स की इंटीग्रेट करके 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स जो है वो आ जाता है. ये राइट साइड पे आपके पास सामने जो है बेसिकली डिफरेंट लैम्डा के पैरामीटर्स के हिसाब से आपके पास ये डिफरेंट जो कर्व्स बनते हैं ग्राफ पे शो किए गए हैं. से ये लैम्डा इज इक्वल टू 1.5. यू कैन सी इट स्टार्ट फ्रॉम 1.5 और बड़ी तेज़ी से ये जो है वो डिप्लीट होता है. हाउएवर ये बिल्कुल इसके साथ साथ चलता रहता है, ये कभी भी इसके साथ मिलता नहीं है. और अप टू इन्फिनिटी जो है हम इसको कंसिडर करते हैं, ऑल्दो कि वो बहुत डिमिनिश होती रहती है प्रोबेबिलिटी. और फिर ये लेट्स से ये लैम्डा इज इक्वल टू 1 है और ये लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 है. सो इस तरह की हमारी जो नई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनती है. आर के अंदर अगर आपने इसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो देखना हो तो आपके सामने ये फंक्शंस हैं.
अगेन जिस तरह मैंने कहा था कि चूँकि कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, सो डी ई एक्स पी जो है ये बेसिकली हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। फंक्शन है, आप अगर देखना चाहते हो कि इससे क्या निकलता है, यू कैन डू इट। और ये तीन जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली हमारे इंटरेस्ट में है। दिस इज सी डी एफ, दिस गिव्स यू द क्वांटाइल and this gives you the random number, okay, random number. So by default जो rate है यानी कि lambda जो है वो 1 है by default। आप याद रखें lambda e is to power minus lambda x, ये f of x for x greater than equal to 0 exactly यही जो है हमारे पास थी, ये हमारे पास इसका PDF है। सो लैम्डा रेट जो है बेसिकली ये वन रेट के नाम से यहाँ पे शो किया हुआ है। सो जैसे हम देखते हैं REXP, ये बेसिकली हमारे पास वो है रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए। तो लेट्स से हम लोग 50,000 ये जनरेट करते हैं विद रेट 1, चेंज नहीं करता इसको मैं। और लेट्स इसको हम हिस्टोग्राम इसकी जो है वो प्लॉट करते हैं। सो यू कैन सी हियर, ठीक है। सो ये हमारे पास ये हिस्टोग्राम प्लॉट हुई, यू कैन सी यहाँ से एक कॉन्टिन्यूस एक बड़ी शार्प डिक्रीज है नीचे और इट गोज़ ऑन फॉर एवर। ये हम इसमें पैरामीटर्स को चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग रेट के पैरामीटर को हम लोग ऐसे 2 कर देते हैं। सो अप टू है लेट्स से 7 अगर हम करते हैं, सो इस तरह से 0.5 अगर हम करते हैं, सो दैट्स हाउ 0.25 अगर करते हैं तो 0.05 कर देते हैं। सो दैट्स हाउ हमारे पास जो है वो उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आगे चलती रहेगी, ठीक है। आप अगर देखना है कि फ़र्क क्या आ रहा है आपको, वैसे तो सारे एक ही जैसे लग रहे होंगे, मैं क्विकली ज़्यादा तेज़ी से कर गया था, लेकिन अब ये देखें कि रेट अगर 0.25 है तो आपकी नीचे जो स्केल है फिर बेसिकली एक्स स्केल उसको देखें। सो 0 यहाँ भी 10 है, 20, 30, 40, ठीक है। और अगर मैं इसको 0.05 कर देता हूँ, 0.05 कर देता हूँ, तो अब ये देखें 0, 50, 100, 150, सो ये एक्सपेंड हो गया और ज़्यादा, जैसे रेट मैं कम करता जा रहा हूँ ये और ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। सो इस तरीके से आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन अगर हम इसका देखें तो मीन देखें रेट 0.05 है तो मीन इसका तकरीबन 20 निकल रहा है। वाई? बिकॉज मीन जो है वो 1 ओवर लैम्डा है। सो 1 डिवाइडेड बाय 0.05 आपके पास जो है ना वो 20 बनता है। सो 1 ये आपने बेसिकली यहाँ पे रेट लैम्डा डिफाइन किया था, तो मीन आपका जो है वो 1 ओवर लैम्डा बनता है जो कि 20 होना चाहिए था। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 20 ही इन 50,000 रैंडम वेरिएबल्स का मीन जो है वो 20 ही आपको मिल रहा है। इसी तरह से वेरिएंस 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर थी। सो इसमें आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस 402 यहाँ पे वेरिएंस आ रही है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.5 टाइम्स 0.05 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, तो 400 जो है आपके पास वेरिएंस आती है, और जो रैंडम वेरिएबल्स की 402 आ रही है अप्रॉक्सीमेटली सेम है बिल्कुल। सो ये थे रैंडम वेरिएबल्स, उनकी मीन और वो बाकी जो उसका पी नॉर्म वगैरह जो है पी नॉर्म ऑफ से आप कोई भी वैल्यू दे देते हैं 25 दे दें फॉर रेट पी एक्स कर रहे हैं PEXP
रेट अगर हमारे पास है 0.05, तो इसका मतलब ये है कि 71% प्रॉबिलिटी जो है वो, ये हमने 0.05 जो बनाया है 0.05, so this would be something like this. तो ये lambda is equal to 0.05 और let's say ये था 20, sorry 25, so 25 के ऊपर ये जो सारा है आपके पास, so this is 71, 0.713, so ये हमारे तकरीबन 0.713 जो है ना वो बनता है. So this is how P norm है, और Q norm इसके ऑपोजिट हो जाएगा कि Q norm अगर आपने फाइंड आउट करना है QEXP, सॉरी नॉट P norm, PEXP एंड QEXP, और आप देखना चाहते हैं लेट्स से 90% आपके पास प्रॉबिलिटी कहाँ तक कंप्लीट होती है फॉर रेट इज इक्वल टू 0.05, तो 0.9 जो 46 पे जाके 90% हो रही है. लाइक ये आगे 46 पे जाके ये जो टोटल एरिया है ये दिस प्लस दिस, ये 0.9 जो है वो हो जाएगा. सो ये है हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसके बाद जो बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, देयर कैन बी मैनी अदर डिस्ट्रीब्यूशंस आल्सो जो कि यूटिलाइज की जा सके, जो कि आपकी बुक के अंदर भी दी हुई हैं. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस आपके पास दी हुई है इन्होंने सो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई हुई है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई हुई है, वाइबल की बात हुई हुई है, और एक्सपोनेंशियल, गैमा, वाइबल, बीटा, लेट्स सी और कोई है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लॉग नॉर्मल आपकी बुक में दी हुई है, बीटा है. ओके, सो ये सारे आपके पास और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो इसके अलावा जो हमने जो बेसिकली देखी, हमने यूनिफॉर्म देखी, हमने नॉर्मल देखी, और हमने एक्सपोनेंशियल देखी. सो ये बाकी भी जितनी भी हैं बेसिकली जिस तरह से मैंने अभी आपको एक्सपोनेंशियल बताया, बस उसके अंदर भी पैरामीटर्स वगैरह थोड़े से डिफरेंट होंगे, और मकसद उन सब का ऐसे ही है कि इन सब की क्वालिटी ये होगी कि इनका जो भी एफ ऑफ एक्स होगा, तो एफ ऑफ एक्स दो चीज़ें वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वुड बी इक्वल टू 1. सो ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी उसकी पीडीएफ की, और सो इट मीन्स कि ये एक वैलिड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है. मकसद क्या है इनका, ये सारा कुछ पढ़ने का या देखने का? मकसद ये है कि आपके पास यू वांट टू हैव लेट्स से वन ऑफ द मेन जो इम्पोर्टेंट मकसद जो है वो ये है कि ये दिस सर्व एज मॉडल्स. जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं दिस सर्व एज मॉडल्स. मॉडल्स फॉर डाटा. जो भी आपके पास डाटा, सैम्पल डाटा आपके पास आता है, सैम्पल डाटा, सो आप इन मॉडल्स के ज़रिए आप उसको फिट, यू ट्राई टू सी कि विच इज़ द बेस्ट फिट, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेस्ट फिट जो है फॉर दैट मॉडल जो है ना वो बनती है. और फिर उसको चेक करने के कुछ और मज़ीद तरीके हैं, डिफरेंट किस्म के टेस्ट्स हैं, वो हम अगले चैप्टर्स में कहीं पे पढ़ेंगे. मैन विटनी टेस्ट है और इस तरह और डिफरेंट किस्म के टेस्ट्स हैं. तो
ये सारे मॉडल्स का मकसद बेसिकली क्या है कि आप उस डेटा को अप्रॉक्सीमेट करें विद सम मॉडल कि ये उसका एक बेहतर फिट है, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अब इस मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स बचें, यानी कि इस मॉडल की नज़र से अब आप उस पॉपुलेशन को या उस सैंपल की बेसिस के ऊपर उसकी पॉपुलेशन को वो आप एक्सप्लोर, उस डेटा को आप एक्सप्लोर करेंगे। सो यू ट्राई टू सी कि अच्छा इस पॉपुलेशन, इस डेटा का बेस्ट फिट कौन सा है, और बेस्ट फिट के हिसाब से देन यू ट्राई कि अब आप उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और रैंडम वेरिएबल का ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ये जो आर ई एक्स पी या आर के नाम से जितने भी फंक्शंस बनते हैं, इनका मकसद ये होता है कि आप इनके ज़रिए से आप लेट्स से विद दोज जो आपने उसके पैरामीटर्स निकाले होते हैं उस डेटा से, आप उससे उस चीज़ को सिमुलेट कर सकें। सो सिमुलेशन इस प्रोसेस के अंदर लेट्स से उस चीज़ को आपने सिमुलेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के अंदर आपके पास इंडिविजुअल डेटा डिफरेंट किस्म के मौजूद हैं, हर एक के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन वो जो जो प्रोसेस जो बनता है वो इस तरह करके आपके पास जो है ना अल्टीमेटली कोई रिज़ल्ट जो है ना वो आता है। सो एट डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट किस्म के लेट्स से ये इसको आपने अप्रॉक्सीमेट किया विद सम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा के साथ, ये कोई नॉर्मल है। सो ये एक इनपुट यहाँ से आ रही है, ये इनपुट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे भी कोई प्रोसेस हो रहा है, और अल्टीमेटली आपको कोई किसी फार्मूले के ज़रिए कोई प्रोसेस के ज़रिए आपको रिज़ल्ट एक जो ना मिल रहा है। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक डेटा को अप्रॉक्सीमेट किया विद दिस, एक और डेटा को अप्रॉक्सीमेट किया विद दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उन दोनों का आपस का इंटरेक्शन देखा यहाँ पे किसी और चीज़ के अंदर, और उससे एक रिज़ल्ट जो ना वो निकाला। सो ये काइंड ऑफ सिमुलेशन कर रहे हैं कि आपने अल्टीमेटली इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया इन अंडरस्टैंडिंग सम अदर ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए करते क्या हैं कि जब आप ये डिटर्मिन कर लेते हैं कि अच्छा इस डेटा के से ये इसका बेस्ट फिट एक्सपोनेंशियल है, और आपने उसका पैरामीटर लैम्डा निकाल लिया, और ये जो डेटा था इस साइड के ऊपर उसका बेस्ट फिट जो है वो नॉर्मल है, और उसके पैरामीटर्स जो है ना आपने निकाल लिया। सो अब इन दोनों को जब आप किसी एक प्रोसेस के अंदर डालते हैं तो आपस में वो कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कुछ सिमुलेशन होती है, और इधर से कोई जो है ना वो रिज़ल्ट आपके पास जो है वो निकल के आता है। तो ये बेसिकली आप क्या करेंगे कि जब आपने पैरामीटर्स निकाल लिए तो अब आप उन पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर आप रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। यहाँ पे आर ई एक्स पी से आप कुछ जनरेट कर रहे होंगे विद लैम्डा, और यहाँ पे आप आर नॉर्म से जनरेट कर रहे होंगे विद म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, और ये आप किसी रियल वर्ल्ड डाटा को यूज़ कर रहे होंगे इन अंडरस्टैंडिंग सम अदर प्रोसेस। सो दैट्स हाउ यू यूटिलाइज ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूशंस अपनी स्टडीज़ के लिए, अपने प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, और मे बी कल को उनकी पैरामीटर्स निकाल लेते हैं और बाद में उसके बेसिस के ऊपर उसकी डिफरेंट सिमुलेशंस रन करते हैं टू स्टडी सम अदर प्रोसेसेस जो कि डायरेक्टली जो है उस तरह से ऑब्वियस आपके सामने जो है लेट्स से वो नहीं भी होते। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेट्स से यहाँ पे हम एक एग्जांपल छोटी सी मैं आपको देता हूँ। सॉरी, छोटी राइट। सो एग्जांपल इस तरह से है कि एग्ज़ाम्पल ये है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट है, एक साइड पे अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट, ये
ये एक चीज़, एक वेरिएबल है, एक रैंडम वेरिएबल है। और अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स, ये दूसरा रैंडम वेरिएबल है, ये x है और ये लेट्स से y है। ओके, और अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स ये मिला के डिटर्मिन करते हैं एयरक्राफ्ट फ्लाइंग या फ्लाइंग सॉर्टीज़ जो होती हैं वो कितनी फ्लाई हुई हैं, सॉर्टीज़ फ्लोन। ठीक है, सो लेट्स से अवेलेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट जो है x जो है, हमने पिछले 5 साल का 5 इयर्स का डेटा देखा। ओके, 5 इयर्स का डेटा देखा, और जो वो हमारे पास डेटा आया तो लेट्स से हमें नज़र आया कि ये तो काफ़ी ज़्यादा लेट्स से it's like viable, let's say viable distribution, viable है, okay, viable है। और availability of pilot जो है let's say वो normal distribution है with some mu some sigma, ठीक है, mu let's say हमारे पास approximately 50 pilots available होते हैं और उसका standard deviation of let's say 15, और इस तरह वाइबल के अपने पैरामीटर्स। सो ये हमने पुराने 5 साल के डेटा के बेसिस के ऊपर उनके पैरामीटर्स जो है ना वो निकाल के, तो हमने देखा कि अच्छा इनके बेस्ट फिट जो है ना वो क्या है। उन बेस्ट फिट से हमने उनके पैरामीटर्स निकाले, और वो जो पैरामीटर्स हमारे पास निकले उन पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर अब हमने ओरिजिनल डेटा को साइड पे कर दिया। अब ये जो पैरामीटर्स हमने यहाँ से इसके और इसके जो हमने निकाले उनके बेसिस के ऊपर हमने लेट्स से रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो रैंडम नंबर्स जनरेट किए, इस केस में वाइबल डिस्ट्रीब्यूशन से और इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर्स जो है ना, रैंडम नंबर्स या रैंडम वेरिएबल्स जो है ना वो जनरेट किए, रैंडम नंबर्स हमने जनरेट किए। सो रैंडम नंबर एक ये कंटिन्यूसली जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से जनरेट हो रही है, तो ये दोनों मिल के लेट्स से यहाँ पे कोई एक फंक्शन है जो कि डिटर्मिन करता है कि अच्छा फिर उसकी बेसिस के ऊपर आगे सॉर्टीज़ फ्लोन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे कोई फंक्शन है जो कि उसको सिमुलेट कर रहा है। सो उसकी इनपुट जो है वो यहाँ से अब इन डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे कोई रिज़ल्ट जो है वो निकल रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ ये जो इनकी सिग्निफिकेंस है कि हम ये सारा कुछ हमने जो पढ़ा कि हम क्यों जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम क्यों पढ़ रहे थे, तो इस मकसद के लिए कि दे गिव यू अ फिट, उधर से आप पैरामीटर्स निकालते हैं, और मे बी एक तो ये कि हमने उसके पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर लिए, ठीक है, और उसको हमने किसी और जगह पे यूज़ कर लिया, और एक और मकसद जो है वो ये हो सकता है कि हमने उन पैरामीटर्स को स्टडी करके किसी और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है उसके अंदर हमने उसको यूज़ करना था, और कुछ और फर्दर जो है ना हमने स्टडीज़ या कोई और फर्दर जो है ना हम चीज़ें जो है ना वो देखना चाहते थे। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, इसकी जो है एप्लीकेशन जो है वो ये इस तरीके से होती है। सो दैट्स ऑल, दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक्स ऑफ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और इंशाल्लाह इसके बाद हम अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है हम शुरू करेंगे। थैंक यू।